रोशाने का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। इसकी पलकें कुछ इस तरह झुकी जैसे इन पर मनोबोझ आ पड़ा हो। जब वो एक बार फिर इसकी पेशानी पर मोहर मोहब्बत सब करता कमरे से बाहर निकल गया। रोशाने ने कितनी ही देर तक इस रास्ते पर नजरें जमाए शहज़दा सी खड़ी रही, जहां से वो साहिर अभी निकल कर गया था। चंद घंटों में इसकी जिंदगी कितनी बदल गई थी, इसने हैरान होकर सोचा। आज सुबह जब वो सोकर उठी थी तो इसके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि आज का दिन इसकी जिंदगी में ये तब्दीली लेकर आएगा। क्या-क्या इंकिशाफात ना हुए थे, आज वो इसे इतना चाहता होगा, इसने कभी सोचा भी न था। इसे रूहान के कहे अल्फाज याद आए तो लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट दौड़ गई थी। वो बेड पर दराज होती, चादर से अपना वजूद ढांपती, पुरसुकून सी होकर आंखें मूंद गई। बंद आंखों के पीछे वो दो साहिर आंखें जलवाफरोज सी, कानों में इसके कहे मुख्तलिफ जुमलों की बाजगश गूंज रही थी। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, बस इतना याद रखो तुम यहाँ रहती हो। रोशाने ने रूहान मिर्जा से ही रूहान सईद मिर्जा की जात की तकमील है। अब तुम अपने पास मेरी अमानत हो, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। आज इसका मूड बहुत अच्छा था। सुबह इसकी जवेरिया आपा से बात हुई तो वो 2 दिन बाद वापस आ रही थी। फरजीन ने फैसला किया था वो अब वक्त जाया किए बगैर अपने दिल की बात बहन को बता देगी, फिर वो खुद ही आगे सब कुछ संभाल लेती और जल्द ही इसकी मन की मुराद पूरी हो जाती। वो इन्हीं को खुशकिन ख्यालों में खोई हुई थी जब दिल रूहान को देखने के लिए हमकने लगा। 4-5 दिन से इसने कसर मिर्जा का चक्कर नहीं लगाया था। इसने घड़ी पर निगाह डाली, शाम के 5 बज रहे थे। अब्बू के ऑफिस से आने का वक्त हो रहा था। अम्मी तो इस वक्त मुश्किल ही साथ जाती। वो अकेले ही जाने के ख्याल से जल्दी जल्दी तैयार होकर कमरे से बाहर चली आई। वैसे भी खाला का घर ज्यादा दूर न था, बमुश्किल 15 मिनट की ड्राइव थी। अम्मी लाउंज में बैठी किसी से टेलीफोन पर मुंहुए गुफ्तगू थी। तुम भी हद करती हो मुनीरा, रूहान का निकाह कर दिया और हमें इत्तला भी नहीं दी। अब गैरों की तरह बता रही हो। अपने ध्यान में मगन इनके पास आ रही थी जब इनके मुंह से निकले अल्फाज इस पर बिजली बनकर गिरी। इसके कदम बेसाख्ता लड़खड़ा गए। इसने जल्दी से दीवार को थामकर सहारा लिया और बेयकीनी से इनकी तरफ देखा, जो इसकी तरफ पुश किए पूरी तरह गुफ्तगू में मसरूफ थी। हाँ, चलो ठीक है, खाला और ज़रीन को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। अल्लाह रूहान और रोशानी को खुश रखे। मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाती हूँ तुम्हारी तरफ। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया था जिसके जवाब में उन्होंने कहा था, इसे अपने पूरे वजूद पर लर्ज़ा तारी होता महसूस हो रहा था। शुक्र है अम्मी ने इसको नहीं देखा था, वरना इसकी हालत से यकीनन वो सूरत-ए-हाल भांप जाती। वो बड़ी मुश्किलों से अपने कदमों को घसीटकर चंद कदमों का फासला तय करती अपने कमरे में घुस गई। अब शल होते वजूद को बमुश्किल घसीट कर बेड तक लाई और एकदम ढह गई। ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए थे, आंखों से आंसुओं की बरसात जारी थी। इसका ज़हन ज़लज़लों की ज़द में था। ये कैसा खेल खेला था किस्मत ने इसके साथ। इसने तो हमेशा रूहान के साथ ख्वाब देखे थे। वो तो दिल ही दिल में अपने इसे अपना सब कुछ मान बैठी थी और वो किसी और को मुंतखब कर बैठा। इसकी आंखों से आंसू एक तवातर के साथ गिर रहे थे। इसने अपना सर घुटनों में दे दिया और आंसुओं को खुलकर बहने दिया। दिलो दिमाग भी अब तक बेयकीनी की लपेट में थे। यकीन नहीं आता था किस्मत इसके साथ ऐसा दांव भी खेल सकती है। वो काफी देर तक आंसू बहाकर उठी। अब्बू आने वाले थे। वो ऑफिस से आने के बाद शाम को कुछ वक्त बीवी और बेटी के साथ गुजारते थे। ऐसे में वो कमरे में बंद नहीं रह सकती थी। बहुत देर तक जलती आंखों पर ठंडा पानी डालती रही, लेकिन बहुत जब्त के बावजूद भी बार बार आंखों में नमी उतर रही थी। इसने आईने में अपना अक्स देखा। मुंह हाथ धोने से इन आंखों की सूजन जरा कम हुई थी, लेकिन चेहरे पर छाई अफसुर्दगी और उदासी साफ जाहिर नजर आ रही थी। वो चेहरा खुश्क करती कमरे से बाहर चली आई। खुद को जबरदस्ती हशाश बशाश जाहिर करते मामूल के मुताबिक अम्मी अब्बू के साथ आ बैठी। इस वक्त खुद को नॉर्मल दिखाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। तमाम तर कोशिश के बावजूद उन्होंने इसकी गायब दिमागी जल्द ही महसूस कर ली। वो सर दर्द का बहाना बनाकर रात का खाना खाने से इनकार करते ही जल्द ही अपने कमरे में बंद हो गई। रात की इस पहर जब पूरा घर अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था, वो अपने कमरे में मौजूद बुरी तरह सुबह आने में मसरूफ थी। रो रो कर सर मनोवजनी हो रहा था, पपोटे सूज गए थे, लेकिन आंखों से बरसात अभी भी जारी थी। रात कैसे कटी थी इसका दिल ही जानता था। एक लम्हे के लिए भी नींद ना तो आई और ना ही इसकी आंखें खुश्क हुई। इसका नतीजा ये निकला कि वो सुबह तक बुखार में फनक रही थी।
अम्मी इसे मामूल के मुताबिक सुबह जगाने आई तो इसका बुखार की हिद्दत से सुर्ख होता चेहरा देखकर इनके तो हाथ पांव ही फूल गए। उन्होंने फौरन ही अब्बू को बताया, वो भी घबरा गए। जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं, देखे तो एक रात में बच्ची कैसे मुरझा कर रह गई है। तो मेरा साहिबा परेशानी से अब्बू से बोली, जो खुद भी बहुत मुतफक्किर नजर आ रहे थे। डॉक्टर क्या करेगा अम्मी, ये तो मर्ज ही लादवा है। किस्मत ने ऐसा गहरा घाव लगाया है मुझे जो मुश्किल ही है अब भरे। वो सोच कर रह गई। डॉक्टर आया, चेकअप करके इंजेक्शन लगाकर और दवाई देकर चला गया। इंजेक्शन के असर से वो जरा सी देर में ही गाफिल हो गई। रोशान ने अगली सुबह सोकर उठी तो बिल्कुल ताजा दम भली चंगी थी। कल तक जिस चेहरे पर उदासी पसमर्दगी छाई थी, आज खिलकर गुलाब हो रहा था। हालांकि रात वो बहुत देर तक जागती रही थी। एक मीठी मीठी सी कसक ने सारा वक्त इसे अपनी लपेट में लिए रखा था। पेशानी पर एक जलता हुआ लम्स अभी भी ताजा था। कानों में बार बार मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है का आलाप गूंजता तो लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट खिल जाती। जैसे ही आंखें मूंदती, इस जादूगर की छवि छम से पलकों पर उतर आती और वो घबरा कर आंखें खोल लेती। इसी आंख मचोली में आधी से ज्यादा रात बीत गई जब इसकी आंख लगी। आज जवेरिया आपा की पाकिस्तान वापसी हुई। वो इसकी तबीयत खराबी का सुनकर फौरन इसे देखने चली आई। इससे हुआ क्या है अम्मी, अच्छी भली तो थी, अचानक इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई। वो अपने कमरे में आंखें मूंदे पड़ी थी जब वो इसकी पीली सी रंगत, खुश्क पपड़ी जदा होंठ और आंखों के गिर्द पड़े हल्के देख कर फिक्रमंदी से सुमेरा साहिबा से मुखातिब हुई। मैं और तुम्हारे अब्बू तो खुद बहुत परेशान हैं बेटा। बुखार तो अब उतर गया, लेकिन न जाने कैसी कमजोरी और नकाहत है जो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। वो असहद फिक्रमंद सी हुई। फरजीन अपनी जगह शर्मिंदा हो गई। 2 दिन में इसके माँ बाप की हालत खराब हो गई थी। वो सही मायनों में इसकी पट्टी से लगे बैठे थे। अब वो 2 दिन से दफ्तर नहीं जा रहे थे। वो बार बार बाजार से कभी इसके लिए ताजा फल फ्रूट लाते तो कभी देसी मुर्गी और दवाएं। अम्मी भी सब सरगर्म थक किए सारा वक्त इसके सिरहाने बैठी रहती। कभी इसे सुरह यासीन और मुजम्मिल का पानी दम करके पिलाती तो कभी इस पर मुख्तलिफ कुरानी आयात पढ़कर दम करती। दवा और ग़िज़ा वक्त पर खिलाती। वो जानती थी रूहान की जिंदगी में अब इसकी गुंजाइश नहीं है। वो अपनी जिंदगी में सेट हो चुका है। जाहिर है निकाह का इतना बड़ा फैसला इसकी रजामंदी के बगैर तो नहीं हुआ होगा, और वो तो इससे कोई गिला शिकवा भी नहीं कर सकती। इसने कब इससे कोई अहद पैमान किए थे या साथ रहने की कस्में खाई थी जो इससे मुर्दे इल्जाम ठहराती। वो तो इसकी एक तरफा मोहब्बत से वाकिफ भी नहीं होगा। वो अपने दिल के उजड़ने का मातम खुद ही मना सकती थी, लेकिन इसे खुद से वाबस्ता इन खूबसूरत रिश्तों का भी एहसास था। इनकी खातिर ही सही, लेकिन इसे अब हिम्मत करनी थी। जिंदगी की सच्चाई जितनी भी तल्ख रही, इसे ये कड़वा घूंट भरना ही था। अपने जख्म खोदा दिल पर खुद ही मरहम रखना था। अपने माँ बाप के लिए अपने टूटे दिल की किरचियां समेटनी ही थी। वो अपने इतना चाहने वाले माँ बाप को दुख नहीं दे सकती थी, जिन्होंने इसे सारी जिंदगी हर आसाइश मुहैया की थी। इसकी हर जिद के आगे सर झुकाया था, इसकी हर बात मानी थी, एक बेहतरीन जिंदगी इसे दी थी। वो इनकी मोहब्बतों की मकरूज थी। दिल ही दिल में फैसला करती वो अपने फोड़े की तरह दुखते वजूद को समेटती आहिस्ता से उठ गई। लेटी रहो तुम, अम्मी इसे उठकर देख कर फौरन बोली। अब मैं ठीक हूँ अम्मी, इन्हें इत्मीनान दिलाने के लिए जरा सा मुस्कुरा कर बोली और जवेरिया आपा से गले मिलकर बच्चों की बाबत पूछा जो नजर नहीं आ रहे थे। फिर जवेरिया आपा के साथ बातें करते वो वाकई काफी बहल गई। आज 2 दिन बाद वो कमरे से निकलकर बाहर आई थी। सबके साथ खाना खाया और वक्त गुजारा था। वो अम्मी अब्बू के चेहरों से छलकता इत्मीनान वाज़ेह तौर पर देख सकती थी। फरजीन, तुम्हें क्या बात करनी थी? इस दिन तुम फोन पर कुछ कह रही थी। शाम को वो दोनों अपने चाय के कप लेकर सोफे पर बैठे तो जवेरिया आपा ने इससे पूछा। इसके जख्म एक एक करके उधरते चले गए। कुछ खास बात नहीं थी आपा, फिर कभी बताऊंगी। इसने जबरदस्ती जरा सा मुस्कुराते हुए लड़खड़ाती जबान से बमुश्किल कहा। न जाने वो मुतमईन हुई या नहीं, अलबत्ता खामोश जरूर हो गई थी। फिर इस दिन के बाद इसने अपने आप को संभाल लिया। गो के जख्म अभी ताजा था और रह रह कर से उठती थी, लेकिन इसने इस सब को किस्मत का लिखा समझकर काफी हद तक खुद को बहला लिया था। वैसे भी इसने रूहान से मोहब्बत की थी, और मोहब्बत में पा लेना ही सब कुछ नहीं होता। मोहब्बत तो अपने महबूब को बिना किसी गर्ज के चाहे चले जाने का नाम है। और इस दिन जब मुनीरा खाला इसकी इयादत के लिए घर आई तो इसने अपने किरची किरची होते दिल पर पांव रखते ना सिर्फ इन्हें रूहान के निकाह की मुबारकबाद दी, बल्कि निकाह में इन लोगों को ना बुलाने का गिला भी किया। इसे अपना पिंदार, अपनी इज्जत नफ्स, अपनी अना बहुत अजीज थी, अपने मोहब्बत से भी बढ़कर अजीज। वो अपनी नाकाम एकतरफा मोहब्बत को दिल में कैद करके इसका मकबरा बनाकर ताहयात इस पर मातम तो कर सकती थी,
मगर अपने दुखों का इश्तिहार लगाकर लोगों की हमदर्दी भरी तरहम अमेज नजरें नहीं सह सकती थी। तभी बहुत हिम्मत और हौसले से वो नर्म और नाजुक एहसासात से गुंदी कोमल लड़की तकदीर का ये वार अपनी जात पर झेल रही थी। क्या रोशाने और रोहान का निकाह हो गया? आज अलीजे ने बहुत दिनों बाद घर पर चक्कर लगाया था और परिचय की जबानी जो खबर सुनने को मिली, चंद पल के लिए तो वो मुतहैयर ही रह गई। रोशाने, ये परिशे सच कह रही है? तुमने वाकई रोहान से निकाह कर लिया? इसने कमरे में दाखिल होती रोशाने से तस्दीक चाही। रोशाने ने इस बात में सर हिलाते गौर से इसे देखा, भला ऐसी बात परिशे मजाक में कह सकती थी? न जाने इसे इतनी हैरत क्यों हो रही थी। तुम कैसे इस कल्लू से निकाह कर सकती हो? वो नाक चढ़ाकर बोली। रोशाने और इसके साथ बेटी परिशे दोनों को इसकी बात नागवार गुजरी। इतने अच्छे तो हैं रोहान भाई, इनमें ऐसी क्या बुराई है जो आप ऐसे कह रही हैं? रोशाने तो चुप ही रही, अलबत्ता परिशे बोल पड़ी। अच्छा, हाँ, इसने नखुवत से सर झटका। ये इस कदर खूबसूरत, फिर पढ़ी लिखी डॉक्टर, इसके लिए वो इतनी बड़ी उम्र का कालू राम ही रह गया था। दादाजान को तो आदत है अपने बेटों के फैसले सब पर मुसल्लत करने की। कम अज कम तुम्हें तो अपनी लिस्ट में लेना चाहिए था। रोशाने, इसने भरपूर हकारत से कहते बात के आखिर में रोशाने को उकसाया। वो जैसे भी हैं, इन्हें मेरे वालिदैन ने मेरे लिए मुंतखब किया है और वालिदैन कभी भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते, इसलिए वो मुझे दिलो जान से कबूल है। इसकी फजूल गोई पर मजीद खामोश रहना रोशाने को महाल लगा, तभी मजबूत लहजे में बोली, इससे पहले कि अलीजे कुछ कहती, जरीन साहिबा जो न जाने कब वहां आई थी और इनकी सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी, एकदम सामने आती तेज लहजे में बोली, सुन लिया इसका जवाब? खबरदार जो तुमने इसको कोई उल्टी पट्टी पढ़ाकर बागी करने की कोशिश की। बहुत सालों बाद हमारे घर में खुशी आई है, इससे खारात मत करो। तुमने अपने लिए स्टैंड ले लिया, वही बहुत है। हम अभी तक इसी जिल्लत को भुला नहीं पाए। अम्मी, मैं तो सिर्फ ये, अलीजे ने मिनमिना कर कुछ कहना चाहा, लेकिन वो इसकी बात दरमियान में ही कतई कर गई। अगर तुमने यहाँ आकर इन दोनों के जहनों में यही जहर घोलना है तो आज के बाद यहाँ कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है। इनके मुंह से साफ साफ घर से निकल जाने की बात सुनकर माए तजवीर अलीजा का चेहरा सुर्ख हो गया। रोशाने और परिशे को भी बहन के लिए बुरा महसूस हो रहा था। सच तो ये है कि तुम रोहान जैसे हीरा सिर्फ लड़के के काबिल ही नहीं थी। वो नेक सीरत लड़का मेरे हीरे जैसी बेटी को ही डिजर्व करता है। इनके लहजे में रोहान और रोशाने के लिए मोहब्बत, मान, एहतराम सब कुछ मौजूद था। अलीजे को वो दोनों ही इस वक्त सख्त बुरे लगे। अल्लाह अल्लाह करके सालों बाद मैके का दर तुम पर खुला है, कोशिश करो खुला ही रहे, वरना अपनी औलाद को क्या जवाब पेश करोगी? वो शदीद तेज के आलम में बोल रही थी। इनका गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। अम्मी, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इतना गुस्सा ना करें। रोशाने ने बहन का धुआं धुआं होता चेहरा देखकर इन्हें ठंडा करने चाहा, फिर परीशे से बोली, परीशे जाओ गुड़िया, अम्मी के लिए पानी लेकर आओ। वो फौरन ही कमरे से चली गई। अलीजे सुर्ख चेहरा झुकाकर बेटी पलके झपक झपक कर यकीनन आंखों में उभरती नमी दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। रोशानी को अफसोस हुआ अपनी जल्दबाजी में उठाए गए एक गलत कदम और जवानी की लफ्जिश के हाथों आज वो किस मुकाम पर आ गई थी कि मेका जो हर लड़की का मान होता है, वहां इसकी कोई इज्जत नहीं रही थी। इसे कसर मिर्जा का चक्कर लगाए 3-3 4-4 माह गुजर जाते थे, लेकिन किसी को इसकी याद नहीं आती थी। कोई इसे पलटकर पूछता तक नहीं था। एक बेटी की इससे बड़ी बदनसीबी भला और क्या होगी? घर की किसी खुशी गमी में इसे शरीक करने का किसी को ख्याल भी नहीं आता था। अब इसका इस घर से बस इतना ही ताल्लुक बचा था कि अगर वो खुद आ जाती तो इसे मैके में क्या हो रहा है पता चल जाता, वरना यहाँ से तो कोई भी इसके कुछ भी बताने की जहमत नहीं करता था। ये सब देखकर रोशाने को इसके साथ हमदर्दी महसूस होती। बेशक वो अपनी नादानी में बहुत सारे अनमोल रिश्तों से हाथ धो बैठी थी। वो मानती थी दादा जान को जबरदस्ती रोहान के साथ अलीजे का रिश्ता तय नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर वो जरा सी बर्दाश्त से काम लेती, तहम्मुल का मुजाहरा करती तो कोई बेहतर हल निकल ही आता। लेकिन इंसान हमेशा का जल्दबाज और शैतान के बहकावे में आकर खसारा उठाने वाला रहा है। मुनीरा ने साफ साफ बात तो नहीं की, लेकिन बातों ही बातों में इशारा दिया है। सुमेरा साहिबा की आवाज दरवाजे के पास से सुनाई दी। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, फारहान अच्छा लड़का है, फर्जीन के लिए मुनासिब रहेगा। अब्बू ने कहा। रात को वो हस्ब मामूल अम्मी अब्बू के लिए नीम गर्म दूध लेकर आई थी। जब अंदर से आती आवाजें सुनकर कदम दरवाजे के बाहर ही जमकर रह गए थे। ट्रे इसके हाथों में बुरी तरह लड़क गई। इसने जल्दी से पास रखी मेज पर ट्रे रखी और गहरी गहरी सांसें लेकर अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को मुतवाजिन करने की कोशिश करने लगी। आंखों में यकायक नरमी उभरती शुरू हो गई, जिसे बाहर निकलने से रोकने की कोशिश में वो हलकान थी।
चंद लम्हों बाद अपनी हिम्मत मुश्तमा करके खुद पर काबू पाती दरवाजे पर दस्तक देकर वो कपकपाती टांगों से छोटे छोटे कदम उठाती अंदर चली आई। अम्मी अब्बू के सामने वो चंद मिनट इसने जिस सब से गुजारे थे वही जानती थी। अपने कमरे में आते ही आंसुओं पर इख्तियार ना रहा। ये कैसी आजमाइशें आई जा रही हैं इसकी जिंदगी में। अभी वो एक कड़े मरहले से गुजर रही थी कि इसके सर पर दूसरी तलवार लटक गई थी। वो इस घर में सारी जिंदगी इसी शख्स के छोटे भाई की बीवी की हैसियत से नहीं गुजार सकती थी, जिससे वो साल हर साल से मोहब्बत करती आई थी। जब खूब सारे आंसू बहाकर भी किसी तरह बेकरार दिल को करार नहीं आया, तो वजू करके जाए नमाज बिछाकर इस रब्बे जुलजलाल के हुजूर खड़ी हो गई, जो हमारी शेरत से भी ज्यादा करीब है। नवाफिल पकड़ दुआ के लिए हाथ उठाए तो ढेर सारे आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसारों पर फिसलते चले गए। वो कितनी ही देर तक डुबडुबाई आंखों से अपनी हथेलियों पर नजरें जमाए बैठी रही। न जाने किस्मत की कौन सी लकीर इसके साथ मुसलसल दगा कर रही थी, जो वो जीस की बिसात पर मुसलसल शिकस्त खाई जा रही थी। नहीं अल्लाह ताला, प्लीज मुझे इस आजमाइश में न डाल, मैं ये नहीं सह सकती। इसने गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ मांगी और बेबसी से जयनमाज पर सर टिकाकर सजदे की हालत में बैठ गई। आंखों से गर्म गर्म आंसुओं के कतरे निकलकर जायनमाज भिगोते जा रहे थे। वो आज निकाह के पूरे 2 हफ्ते बाद ताई अब्बू की तरफ आई थी। जब से निकाह हुआ था, फरहान और समन ने इसे छेड़ छेड़ कर इसका नाक में दम कर रखा था। अक्सर औकात इनके साथ परीक्षे भी मिल जाती और वो तीनों इसे कुछ इस तरह परेशान करते कि इसका चेहरा शर्म से सुर्ख होकर बिल्कुल कंधारी अनार जैसा हो जाता। यही वजह थी कि इसने इनके सामने जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। यहाँ तक कि पिछले हफ्ते वीकेंड पर भी ताई अब्बू की तरफ नहीं गई थी, बल्कि सारा दिन अपने पोर्शन में ही गुजारा था। जरीन साहिबा भी इसकी कैफियत समझ रही थी, तभी साथ चलने पर इसार नहीं किया। लेकिन दादी जान और ताई अम्मी काफी खफा हुई थी। इनके मुताबिक ये इसका अपना घर था, वो कोई खैर तो नहीं जो वो इस तरह पर्दा कर रही थी। दादी जान इन तीनों को भी डांटा था। चारों न चार आज वो इस सबके साथ मौजूद थी। वो बहुत घबराई घबराई यहाँ आई थी। रूहान का सामना करने के ख्याल से ही इसकी हथेलियां भीग रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वैसे भी आजकल वो बहुत बुरी तरह आजिजाई हुई थी। इसकी सोचों पर हमा वक्त इसका पहरा था। चलते फिरते सोते जागते सारा वक्त, यहाँ तक के किताबें खोलती तो सारे लफ्ज कहीं गायब हो जाते और किताब पर इसका खूबरू चेहरा नमूदार हो जाता। ऐसे में वो घबरा कर जल्दी से किताब बंद कर देती। हालांकि इस दिन के बाद से रूहान से इसका बिल्कुल भी सामना नहीं हुआ था। इसकी फैक्ट्री में काम शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इसकी मसरूफियात हद से ज्यादा बढ़ गई थी। वो सुबह सवेरे घर से चला जाता और रात गए ही इसकी घर वापसी होती थी। इस वक्त भी वो घर में मौजूद ना था। पोर्च में इसकी गाड़ी ना देख कर रोशानी ने बेसाख्ता सुख का सांस लिया। फरहान और समन ने रोशानी को देखकर आंखें घुमाई। मायने खैज मुस्कुराहट से इसे नवाजा, लेकिन इसने इनकी शरारत का कोई खास नोटिस नहीं लिया, बल्कि पूरे एतमाद से सबके साथ बैठी रही। आजकल घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। थोड़ी देर बाद तीनों बुजुर्ग खवातीन मेहमानों की फहरिस्त, शादी के लिबास और जेवरात समेत दीगर मौजूआत पर गुफ्तगू करने लगी, तो रोशानी बुरी तरह झेप कर वहां से उठती समन के साथ किचन में आ गई। खाना भी मामूल के मुताबिक बहुत खुशगवार माहौल में खाया गया था। रूहान खाने के वक्त भी मौजूद न था। खाने के बाद फरहान अपने कमरे में पढ़ाई करने चला गया। तीनों मर्दों ने ड्राइंग रूम में महफिल सजा ली, जबकि खवातीन लाउंज के सोफे पर बुरजमान हो गई। समन सबके लिए चाय बना रही थी। रोशानी परीशे के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल से सब बर्तन उठवाने के बाद बड़ी से शीशे की टेबल को कपड़े से साफ कर रही थी, जब वो थका हारा सा कोट हाथ में थामे घर में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, इसने बाआवाज बुलंद सबको सलाम किया और 3 सीटर सोफे पर मुनीरा साहिबा और दादी जान के दरमियान में आकर बैठ गया। इसकी भारी गंभीर आवाज सुनकर रोशानी का दिल जोर से धड़का। हाथों में बिला वजह ही हल्की हल्की कपकपाहट उतर आई। इसे साथ खड़े परीक्षे की मुस्कुराती नजरों का खुद पर बखूबी एहसास हो रहा था, लेकिन वो इसे नजरअंदाज किए पलके झुकाए अपने काम में मसरूफ रही। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। सबने खुशदिली से इसके सलाम का जवाब दिया। बेटा आज तो छुट्टी का दिन है, आज भी घर आते आते इतनी देर हो गई। मुनीरा साहिबा ने इसकी पेशानी पर बिखरे बाल अपने हाथ से संवारते हुए फिक्रमंदी से पूछा। नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है अम्मी, शुरू शुरू में जरा ज्यादा टाइम देना पड़ता है, इसने कहा। अल्लाह ताला कामयाब करे, जरीन साहिबा ने मोहब्बत पाश नजरों से इसे देखते हुए कहा, जो आंखें मूंदे सोफे की पुष्ट से सर टिकाए बैठा आज बहुत थका थका लग रहा था। वो इन्हें पहले भी कुछ कम अजीज नहीं था, लेकिन जब से दामाद के रुतबे पर फायज हुआ था, इसके लिए इनकी मोहब्बत में कई गुना इजाफा हो गया था।
आमीन। दादी जान और मुनीरा साहिबा ने भी दुआ दी। रोशाने बेटी, रोहान के लिए खाना गर्म करो, दादी जान ने रोशाने से कहा, जिसकी पलकें मन भर वजनी हो गई थी। वो बमुश्किल ही जरा सी गर्दन हिला पाई, जबकि दादी जान की बात सुनकर रोहान की आंखें फट से खुली। इसने जरा सी गर्दन मोड़ कर देखा, सामने ही वो अपने परियों जैसे रूप में खड़ी इसकी दिन भर की थकन एक लम्हे में दूर भगा गई थी। आज कितने ही दिनों बाद वो इसे नजर आई थी। गुज़श्ता दिनों में रूहान भी कुछ ऐसा मसरूफ रहा कि चाहने के बावजूद भी चाचा जान की तरफ चक्कर न लगा सका था। इन 15 दिनों में 4-5 दिन के लिए इसे फैक्ट्री के काम से इस्लामाबाद भी जाना पड़ा था। यही वजह थी कि इसका रोशाने से सामना भी नहीं हुआ था। खाना नहीं, बस एक कप अच्छी सी चाय बनवा कर मेरे कमरे में भिजवा दे, बहुत थक गया हूँ, अब आराम करूंगा। वो दादी जान से कहता सोफे से उठ खड़ा हुआ। ठीक है बेटा, तुम जाओ आराम करो, उन्होंने कहा। इसने एक गहरी इस्तकबाहाग भरी नजर किचन में जाती रोशानी पर डाली और तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। क्या बदतमीजी है। वो जब से किचन में आई थी, समन इसे मायने खैज नजरों से देखती मुसलसल दांत न कोस रही थी। वो कुछ देर तो इसे नजरअंदाज करके अपने काम में लगी रही, फिर इसकी बेहूदगी पर जिद होते एक धमोका इसकी कमर में जड़ कर गुस्से से बोली, हाय सालिम, ये हाथ है या हथौड़ा? मेरे मासूम भाई के अगर एक भी पड़ गया तो वो बेचारे तो गए काम से। इसने मसनूई तफक्कुर से कहा तो रोशाने को हंसी आ गई। ड्रामेबाजियां देखो अपनी, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली। समन भी सर झटक कर कपों में चाय निकालने लगी। लो, वो बचा हुआ सालन फ्रिज में रखकर पड़ी मुड़ी तो समन इसकी तरफ छोटी सी ट्रे बढ़ाते हुए बोली, क्या? इसने आईब्रो से ट्रे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, जिसमें चाय के 2 कप रखे हुए थे। तुम्हारे और भाई की चाय है, जाओ ऊपर ले जाओ, समन ने आराम से कहा। एवें ले जाऊं? मैं कोई नहीं जा रही, वो बिदक कर 2 कदम पीछे हटी। क्यों नहीं ले जा रही? अभी सुना नहीं था वो क्या क्या कर गए हैं? इसने शरारत से आंखें नचाई। हाँ तो मुझे थोड़ी कह कर गए हैं, रोशाने ने फौरन बोली। अरे बेवकूफ, वो तुम्हें ही कह कर गए हैं, तुम्हें कब अक्ल आएगी रोशाने? इसने कब अफसोस मिलते इसकी अकल पर भरपूर मातम किया। रोशाने के चेहरे की सुर्खी में यकलख्त इजाफा हुआ। मैं नहीं जा रही, वो कतईयत से कहती हुई ट्रे से अपना चाय का कप उठाकर किचन से बाहर निकल गई। समन ने अफसोस से इसकी पूछ को घूरा और ट्रे उठाकर खुद भी बाहर निकल आई। रोशानी लाउंज में आकर सबके साथ बैठ गई। तीनों खवातीन के दरमियान खानदान की किसी दूर दराज की शख्सियत को बुलाने में बहस चढ़ी हुई थी। जिन्होंने अपने बेटे की शादी में तो इन लोगों को बुलाया था, लेकिन बेटी की शादी में नहीं बुलाया था। अब इन्हें बुलाया जाए या नहीं, इस वक्त यही मौजूद बहस था। जल्दी समन भी सब मर्दों को चाय देकर वहां से चली आई। परीशे, जाओ ये चाय रूहान भाई को दे आओ। इसने खवातीन के इनके कप पकड़ाने के बाद मोबाइल में गेम खेलती परीशे से जरा बुलंद आवाज में कहा। हस्बे तवक्को तीनों खवातीन फौरन ही इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। परीशे, क्यों? रोशाने बेटा, जाओ तुम रूहान को चाय दे आओ। मुनीरा साहिबा फौरन बोली। वो जहांदीद औरत थी, बेटे की आंखों के रंग पहचानती थी। इन्हें मालूम था इस वक्त किसी चाय से ज्यादा बीवी की चाह थी। ताई अम्मी, मैं कैसे? वो खा जाने वाली नजरों से समन को घूरते हुए मिनमिनाए। अच्छी तरह समझ रही थी समन ने जानबूझकर ऊंची आवाज में यह बात क्यों की थी। क्यों, तुझे क्या हुआ? शोर है, वो तेरा महरम है। दादी जान के माथे पर फौरन बल पड़े। इनकी बात सुनकर वो गर्दन झुका गई। इसकी दुर्गत बनते देखकर समन ने लब दबाकर मुस्कुराहट छुपाई। सुबह का थका आ रहा है, तुझे तो खुद इसके खाने पीने की फिक्र होनी चाहिए, उन्होंने इसे घुरका। लाडले पोते में तो इनकी जान बसती थी। इसके बारे में रोशानी की लापरवाही इन्हें जरा अच्छी नहीं लगी, तभी नागवारी से बोल रही थी। शर्म के मारे रोशानी से नजरें उठाना मुहाल हो गया। जरीन साहिबा भी अफसोस से इसे देख रही थी। कोई बात नहीं अम्मा जान, बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी, मुनीरा साहिबा ने इनका गुस्सा ठंडा करने की खातिर कहा। वो खामोशी से नजरें झुकाए बेटी लब कुचल रही थी। जाओ बेटा, ये चाय ठंडी हो गई होगी, इसे गर्म कर लो। खाने में जो चपली कबाब थे वो भी साथ रख कर ले जाओ। न जाने इसने सुबह से कुछ खाया भी होगा या नहीं। ताई अम्मा ने कहा तो ला महाला इसे उठना ही पड़ा। पता नहीं बच्चा सो ही न गया हो अब तक। भला बताओ, इतनी देर हो गई और इससे शोहर के लिए एक कप चाय न बनी। मैं तो समझ रही थी ये अब तक इसे चाय दे भी आई होगी। वो अपने सुन होते कदमों को बमुश्किल घसीटती किचन की तरफ जा रही थी जब दादी जान ने एक बार फिर से इसे लताड़ा। अम्मा जान, आए जरीन को वो जेवरात दिखाते हैं जो आपने रूहान की दुल्हन के लिए बनवा रखे हैं। मुनीरा साहिबा ने एक नजर देवरानी के शर्मिंदा चेहरे को देखकर सास का ध्यान बटाने के लिए मौजू बदला।
जेवरात देखने के शौक में तीनों खवातीन के साथ समन और परीशे भी उठकर दादी जान के कमरे में चली गईं। इसके लिए अच्छी सी चाय बनाकर और चपली कबाब गरम करके वो अपने मन भारी होते कदम उठाती सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली आई। जब इसके कमरे के सामने आकर एक बार फिर हिम्मत टूटती महसूस हुई। दिल ही दिल में सुमन को बेशुमार गालियों से नवाजते हुए इसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस खींचकर खुद को कंपोज किया और दाएं हाथ की उंगली से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन जवाब न दारोद। एक दफा फिर दस्तक देकर हल्का सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका। आज न जाने कितने सालों बाद इसने इस कमरे में कदम रखा था। बहुत साल पहले जब वो सब इसी पोर्शन में मिलजुल कर रहते थे, लड़कपन का जमाना था, तब वो बेधड़क कभी कोई फरमाइश करने या कभी समन या पारान की शिकायत लेकर इसके पास चली आती थी। लेकिन तब में और आज में बहुत फर्क था। आज कदम लड़खड़ा रहे थे, हाथों में लर्जा थारी था, दिल अजीब दर्द से धड़क रहा था। एक नजर झांकते ही एहसास हुआ इस कमरे का नक्शा ही बदल चुका था। सारी मेन लाइट्स बंद थी, एसी की खुनकी और साइड लैंप्स की हल्की पीली मध्यम सी रोशनी कमरे में हर सू बिखर कर माहौल बहुत खौफनाक बना रही थी। वो आहिस्ते से दरवाजा खोलकर झिझकते हुए अंदर चली आई। टेरेस का दरवाजा खुला था, जहाँ से रोहान के बोलने की आवाज आ रही थी। वो यकीनन फोन पर किसी से महुए कलाम था। रोशानी को समझ न आई क्या करे। वो चंद लम्हे ट्रे हाथ में थामे खड़ी रही, जब समातों से इसकी जिन्नाती कहकहा टकरा गया। हा हा हा, ये खूब है, बीवी से मोहब्बत करो तो फौरन जन मुरीदी का टाइटल मिल जाता है। वो अपनी भारी दिलकश लबो लहजे में बोला। न जाने दूसरी तरफ क्या कहा गया था कि वो एक बार फिर हंस पड़ा। इसके मूड की खुशगवारियत से साफ जाहिर था फोन की दूसरी तरफ कोई खास शख्सियत मौजूद थी, जो इसके दिल के बहुत करीब थी। इसकी बात सुनकर रोशानी की हथेलियों में पसीना उतर आया। वो जल्दी से बेड की साइड टेबल पर ट्रे रखकर सीधी हुई। तू तो भी शादी कर ले, किसने रोका है? अंकल भी बेचारे कह कह कर थक गए तुझे, इसने मुस्कुराहट दबाकर कहा, जब ही किसी एहसास के तहत पीछे मुड़कर कमरे में देखा, जहाँ कुछ फासले पर कंफ्यूज सी खड़ी वो उंगलियां मरोड़ रही थी। अहमद, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, इसने बजरत कहते कॉल काटी और कदम कदम चलता कमरे के अंदर आ गया। ये आपके लिए ताई अम्मी ने चाय भिजवाई है। इसे कमरे में आता देखकर इसने जरा की जरा नजरें उठाकर कहा, जबकि इसने तो इसकी बात सुनी ही नहीं थी। इसकी निगाहें तो बेखुदी के आलम में इसके दमकते सरापे का तवाफ कर रही थी, जिसकी एक झलक ने कितनी ही देर इसे बेचैन कर रखा था। सी ग्रीन नफीस सी कढ़ाई वाला कॉटन का सूट, ऑफ व्हाइट और सी ग्रीन मैचिंग प्रिंटेड दुपट्टा सर पर ओढ़े, शब से गुलाबी होते गालों पर साया फगां, लरसती पलकों की घनी झालर, किसी भी आरइश के बगैर अपनी सादगी भरे हुस्न से वो इसे अच्छा खासा बेकल कर गई थी। इसकी निगाहों में गहरा इस्तेकाक हलकोरे लेने लगा। ये एहसास के ये रंग रूप, ये मासूमियत, ये हुस्न जमाल सब इसके लिए है, इसके पागल कर देने के लिए काफी था। अब आई हो रोश, इतनी देर बाद मैं कब से तुम्हारी दीद के लिए तड़प रहा था। इसकी पुरतपिश निगाहों से पिघलते वो बेचैनी से खड़ी उंगलियां चटखा रही थी। जब वो इसके सामने आता, इसके दोनों हाथ अपने पुरहिद्दत हाथों में थाम कर भीगे से मध्यम लहजे में शिकवा कर गया। रोशानी की धड़कनें उथल पथल हुई, बेबाक लहजा और इसके देखने का जानलेवा अंदाज इसे अपने जिस्म में खून की गर्दिश तेज होती महसूस हो रही थी। इससे नजरें उठाना मुहाल हो गया। इसकी निगाहों में उभरने वाले शौक तकाज़ों की बेबाक लपक ही थी, जिसने रोशाने को गड़बड़ा कर रख दिया। मैं जाऊं? वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। न जाने इस पल इसका सारा कॉन्फिडेंस कहाँ जा सोया था। इतनी जल्दी? अभी तो आई हो। वो इसके मुकाबिल थी, इसके पास, इसके बेहद करीब। रोहान के अंदर सुकून उतरने लगा। वो महमूर लहजे में इसके नरम गुलाबी गाल पर अपनी मजबूत उंगली से सतर खींचते हुए बोला, जबकि नजरें इसके शुगरफी लबों पर जमी थी। इसकी उंगली की बेबाक सी हरकत पर रोशाने लर्जा कर रह गई। आप आपकी चाय ठंडी हो रही है, इसने खुद से इसका ध्यान हटाने की खातिर कहना चाहा। चाय की तलब किस काफिर को है? हर गुजरते लम्हे के साथ रूहान का लहजा बोझल होकर धीमा होता जा रहा था। रोशानी ने इस तमाम वक्त में पहली बार नजर उठाकर इसकी जिगर जिगर करती आंखों में देखा, लेकिन इसकी आंखों से लपकते जज्बात की शिद्दत से घबराते हुए इसने फौरन पलकों की चिलमन गिरा दी और बहुत बेदर्दी के साथ अपना निचला होंठ लब कुचलने लगी। रूहान की मुस्कुराहट गहरी हुई। इसे अंदाजा था वो अच्छी खासी पुरएतमाद लड़की है, लेकिन ये इसकी मशरकी शर्म हया ही थी, जो इसे इसके मुकाबले यूं झिझक कर नजरें झुका लेने पर मजबूर कर रही थी। ये बताओ, तुम्हें अपना कमरा कैसा लगा? चंद मायने खेज लम्हों के चुपके से सरक जाने के बाद वो इसकी झिझक दूर करने की खातिर हल्का सा हंसते हुए कुछ लफ्जों पर जोर देकर बोला। रोशाने दानस्ता इसकी बात नजरअंदाज कर गई।
डार्क ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन से सजा अच्छा खासा बड़ा कमरा इसकी तबीयत की नफासत और आला ज़ौक़ को जाहिर कर रहा था। गहरे ब्राउन स्याही माइल रंग का नफीस सा फर्नीचर मौजूद था। दीवारों पर एश ग्रे पेंट हुआ था। बेड पर भी लाइट और डार्क ग्रे कलर की बेडशीट बिछी थी। टेरेस की जानिब खुलती बड़ी सी खिड़की पर डार्क ग्रे दबीज पर्दे पड़े थे जो कमरे की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। दाईं दीवार पर लगी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से मजीद बड़ी सी पेंटिंग और ऑफ वाइट जिगर जिगर करती टाइल्स वाली फर्श के बीचों बीच बिछा बड़ा सा रग सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी नजरों में बेसाख्ता सताइश उतर आई। बहुत अच्छा है, इसने धीरे से कहा। रोहान गहरी नजरों से इसके तासुरात का जायजा ले रहा था। ये इस तरफ ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम है। इसका हाथ पकड़कर इसे दाखिली दरवाजे के बाएं जानिब ले जाता हुआ बोला। वो महज सर हिला कर रह गई। अगर तुम्हें कुछ चेंजेस करवानी है तो बताओ, इसके रुखसार पर आई बालों की लट पीछे करते हुए कहा। अपने चेहरे पर इसके हाथ का लम्स महसूस करके रोशाने के गालों की सुर्खी कुछ और बढ़ गई। वो मुश्किल गर्दन हिला पाई। रूहान की बेताबियां बढ़ने लगी। इसे खुद पर जब्त करना मुहाल लगा। इससे पहले कि वो बेकाबू होकर इसके चेहरे पर झुक जाता, वो जल्दी से बोल पड़ी। अब मैं जाऊं प्लीज? नीचे नीचे सब हैं, अच्छा नहीं लगता। वो नजरें झुकाए झुकाए अटक अटक कर बोली। रूहान भी होश में आया। हाँ, इसकी बात समझकर इसने हंकारा भरा। रोशाने, मैं शिद्दत से तुम्हारे इस कमरे में आने का मुंतजिर हूँ। अब इस कमरे की तन्हाई काट खाने को दौड़ती है। इससे पहले कि वो वहां कदम से कदम आगे बढ़ाती, रोहान ने इसका हाथ थाम कर इसके कान के पास झुककर खुमार आलूद लहजे में सरगोशी की और इसके हाथ की पूंछ को अपने सुलगते लबों के लम्स से महका गया। रोशानी को अपने कान की लो हथेली की पूंछ जलसती महसूस हुई। इसका चेहरा दहक उठा। दिल गोया पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। वो अपना हाथ इसके चौड़े हाथ मजबूत हाथ की नर्म गिरफ्त से निकालती अपनी ट्रेन किसी रफ्तार से दौड़ती धड़कनों को काबू करती कमरे से निकलती चली गई। इस पर इसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट और हया के इतने हसीन रंग बिखरे थे कि रूहान को अपनी रंग रग में गहरा सुकून और इत्मीनान सरयत करता महसूस हुआ। वो बेड पर गिरकर तमन्ना से आंखें मूंद गया। वो धक धक करते दिल के साथ नीचे आई। इसे बखूबी अपनी सुर्खी छलकाते चेहरे का अदराक था। सबका सामना करने के ख्याल से टांगों से जान निकलती महसूस हो रही थी। झिझकते हुए सीढ़ियों पर आई। शुक्र है बड़ा सा लाउंज खाली पड़ा था। अम्मी और ताई अम्मी यकीनन अभी तक दादी जान के कमरे में ही मौजूद थे। वो शुक्र का कलमा पढ़ती जल्दी से बाहर निकल गई। कैसी रही मुलाकात? वो अपने पोर्शन में जाने के लिए लॉन के दरमियान पहुंची थी जब वहां झूले पर बैठी समन ने इसे देख कर हाँक लगाई। बको मत, तुम्हारी भी बारी आनी है। तुमने आज जो हरकत की है इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। इसने अपनी खजालत पर काबू पाते हुए गुस्से से कहा, जबकि इसकी नजरों से अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। ओह, बड़ी ही कोई एहसान फरामोश लड़की हो। एक तो मियाँ से इतनी अच्छी मुलाकात करवाई, बजाय इसके कि मेरा एहसान मानो उल्टा आंखें दिखा रही हो। समन आंखें घुमाते हुए बेबाकी से बोली। उफ! लफ्ज मियाँ पर रोशानी को अपना चेहरा भाप छोड़ता महसूस हुआ। बहुत बहुत बदतमीज हो तुम। वो दांत पीसते हुए बोली। खजालत के मारे से सही से घूरा भी न जा रहा था। इसकी हालत देखकर समन जोर से हंस पड़ी। कितनी प्यारी हो तुम, ऊपर से ये शर्म और हया। ओह, भाई तो गए काम से। क्या क्या बिजलियां ना गिराती होगी तुम इन मासूम पर। वो इसके पास आती अपने दोनों हाथों से इसके नान गुलाबी गाल जरा सी खींच कर बोली। पागल हो गई हो? इसकी हरकत पर रोशानी ने हैरत से इसे देखा। वो एक बार फिर जोर से हंस पड़ी। तुम्हारा इलाज तो ताई अम्मी से कहकर मैं करवाती हूँ, रोशानी ने धमकिया महज लहजे में बोली। उफ जालिम, अभी तो भाभी बनकर घर में आए भी नहीं हो और नन पर जुल्म की प्लानिंग शुरू कर दी। समन ने मसनूई अफसोस से गर्दन हिलाते हुए कहा। करती रहो बकवास। वो इसे घूरते हुए गुस्से से बोली और तेजी से अपने पोर्शन की जानिब बढ़ गई। पीछे समन की खनकती हुई हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। रात सोती जागती कैफियत में जाए नमाज पर ही गुजरी थी। सुबह वो उठी तो फैसला कर चुकी थी। नाश्ते और चंद मोटे मोटे कामों से फारिग होकर अलमारी से कपड़े निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। नहा कर ताजा दम होकर बाहर निकली और एक बार फिर जाए नमाज पर हाजात के नवाफिल की नियत बांध कर खड़ी हो गई। या अल्लाह, मुझे हिम्मत अता फरमा, मुझे मेरे फैसले में सादे कदम रखियो। मेरे मालिक, मेरे दिल को न महरम की मोहब्बत से पाक कर दे मेरे मौला। आंखें बंद करके दिल की गहराइयों से दुआ की थी। बंद आंखों के पीछे एक बार फिर बेतहाशा नमी इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। इसने पलके झपक झपक कर आंखों की धुंध को पीछे हटाया। चंद मिनट बाद जानमाज समेट कर उठी और गहरी सांस खारिज करते मोबाइल पर जवेरिया आपा का नंबर डायल किया।
आपा, आपको याद है ना, 2-3 माह पहले पप्पू ने एहसन के लिए मेरा रिश्ता मांगा था। सलाम दुआ और रस्मी बातचीत के बाद वो फौरन ही मुद्दे पर आए। हाँ, और तुम्हारी राजी ना होने की वजह से अम्मी अब्बू ने पप्पू को टाल दिया था। उन्होंने फौरन कहा, आप अम्मी से कह दे वो पप्पू को हाँ कर दे। मैं एहसन से शादी करने के लिए राजी हूँ। वो आंखें बंद करके एक सांस में कह गई, सच? उन्होंने खुशी से भरपूर लहजे में बेयकीनी से पूछा। जी, वो धीरे से बोली। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं भी अम्मी से बात करती हूँ। एहसन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, उन्होंने कहा तो वो भी धीरे से जेर लब कह गई। क्या यही बात थी जो तुम इस दिन बताने के लिए बेचैन थी? एक दो बातों के बाद जब वो फोन बंद करने लगी तो जवेरिया आपा ने कुछ याद आने पर पूछा, जी, ये यही बात थी। आंसुओं का कड़वा गोला हलक से नीचे उतारते बमुश्किल कहा और अगले ही लम्हे अल्लाह हाफिज कहती फोन बंद कर गई। फोन बंद करके इसने अपने दिल को टटोला। वो खुद को बहुत मुतमईन और हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। इसे अपने रब पर पूरा यकीन था, वो इसके लिए बेहतर ही करेगा। वो बेशक अपने बंदों को बहुत चाहता है, कभी भी इनकी बर्दाश्त से बढ़कर इन्हें नहीं आजमाता। ये तो हम इंसान ही हैं जो छोटी छोटी आजमाइशों पर हौसला हार कर इसकी दी हुई सारी नेमतों को फरामोश करके इससे शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हैं। एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए वो इसके ऑफिस जा रहा था जब सिग्नल पर गाड़ी रोक कर इसने बेख्याली में गर्दन दाएं जाने घुमाई। जब खैर उस पर नजर सामने उठी और सड़क के पार नजर आते मंजर को देखकर साकित हो गई। वो बिलाशुबा रोशाने ही थी, ब्राउन रंग के सूट में मलबूस, सर पर सियाह चादर ओढ़े हुए। साथ मौजूद लड़के से जिसे रूहान एक नजर में पहचान गया था, मुस्कुराकर कुछ बात करते हुए रेस्टोरेंट की तरफ सीढ़ियां उतरती आ रही थी। इसी वक्त सिग्नल ग्रीन हो गया। रोहान ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए डैशबोर्ड पर पड़ा फोन उठाकर बिला इख्तियार इसका नंबर मिला लिया। हेलो। चंद बेल्स के बाद इसकी शर्मीली सी आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हारे कॉलेज के पास किसी काम से आया हूँ, अगर तुम फ्री हो गई हो तो तुम्हें पिक कर लूं। रस्मी सलाम दुआ के बाद रूहान ने अपनी अंदरूनी कैफियत के बरक्स आम से लहजे में कहा, मैं तो कॉलेज से निकल गई, अब अस्पताल। रोशाने ने कहा। रूहान के माथे पर बल पड़े। अच्छा, तो तुम इस वक्त अस्पताल में हो? वो अजीब से चुपते हुए लहजे में इसकी बात करते हुए बोला, नहीं, अभी तो यूसुफ के साथ लंच करने आई हूँ। अब बस अस्पताल के लिए निकल रहे हैं हम लोग। इसने सादगी से सच बताया। रूहान के माथे के बल एक पल में गायब हुए थे। लानत हो तुम पर रूहान। इख्तितामी कलमात बोल कर फोन बंद करके डैशबोर्ड पर डालते इसने खुद को मलामत करते हुए स्टेयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जिसमें तुम्हें इस पर एतबार ही नहीं है? हालांकि मोहब्बत तो नाम ही एतबार का है। इसके जमीन ने कड़ा सवाल उठाया। वो खुद से शर्मिंदा होते निगाहें चुरा गया। लेकिन मैं इस पर शक तो नहीं कर रहा था, बस इसे इस लड़के के साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, बल्कि हसद महसूस हो रहा था। इसने अपने दिफा में कमजोर सी दलील दी। ये क्या बात हुई? किसी और के साथ देखा और उल्टा सीधा सोचना शुरू कर दिया। मोहब्बत में तो दूसरे फरीक को स्पेस दी जाती है, ना कि इसके लिए जिंदगी इतनी तंग बना दी जाए कि इसका दम घुटने लगे। जमीर की लानत मलामत जारी थी, यहाँ तक कि इसने अपनी मंजिल पर पहुंचकर गाड़ी को ब्रेक लगा दी। इस दिन इसने खुद से अहद किया, वो न सिर्फ उम्र भर इस नाजुक आपकीने सी लड़की का ख्याल रखेगा, इससे बेहद हिसाब मोहब्बत करेगा, बल्कि इसे एतबार भी सौंपेगा, भरपूर एतबार। एतबार जो किसी भी रिश्ते की बुनियादी कड़ी है, जिसके बगैर कोई भी रिश्ता, ख्वाह दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो या फिर वफा का, अधूरा है, नामुकम्मल है। सुबह से पढ़ पढ़ कर रोशानी का दिमाग पिलपिला हो गया था। वो किताबों को साइड पर करती कुछ देर खुली फिजा में सांस लेने के लिए लॉन में चली आई। वहां समन पहले से बैठी हुई थी। बड़ा खुशगवार मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इसकी तबीयत पर अच्छा असर पड़ा। वो दोनों लॉन की नरम नरम घास पर चहलकदमी करते हुए फौरन ही बातों में मशगूल हो गईं। अब फरजीन कैसी है? थोड़ी देर बाद याद आने पर रोशानी ने समन से पूछा। अब तो पहले से काफी बेहतर है, लेकिन अभी भी काफी वीकनेस है इसे, समन ने बताया। रोशानी को दिली अफसोस हुआ। समन और ताई अम्मी की जबानी इसे पिछले दिनों फरजीन की तबीयत खराबी का पता चला था। वो अच्छी तरह इस तबीयत खराबी का सबब जानती थी, लेकिन चाहने के बावजूद भी सिवाय दुआ करने के इस मासूम लड़की के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। एक बात बताऊं तुम्हें? समन एकदम चलते चलते रुक कर बोली। हूँ, बताओ, अपनी सोचों में गुम रोशानी ने कहा। अम्मी का ख्याल फरहान भाई के लिए फरजीन को मांगने का था, समन ने कहा। क्या? रोशानी ने हैरत से सर उठाया। हाँ, अम्मी ने तो दबे लफ्जों में खाला से बात भी कर ली थी। फिर रोशानी ने बेचैनी से पूछा, फिर क्या? खाला ने इनकार कर दिया। उन्होंने फरजीन की बात अपनी नंद के बेटे से तय कर दी है। समन ने तफसील बताई तो रोशानी ने बेख्तियार एक इत्मीनान की लहर अपने अंदर उतरती महसूस की।
तभी समन मजीद बोली, वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ। रोशाना ने सवालिया नजरें इसकी तरफ उठाई। तुम्हें पता है, इस दिन जब अम्मी ने घर आकर इस बात का जिक्र किया तो फरहान भाई ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने एतराज उठाया कि अम्मी ने खाला से बात करने से पहले इनसे जिक्र तक करना मुनासिब नहीं समझा। फरहान भाई की बात भी ठीक है, ताई अम्मी को पहले इनकी रजामंदी लेनी चाहिए थी। रोशाने ने कहा, सही कह रही हो, अम्मी तो बहुत परेशान हो गई थी। वो तो शुक्र है खाला ने खुद ही मना कर दिया। अच्छा हुआ, रोशाने ने कहा। एक और बात बताऊं? इस बार समन का लहजा राजदाराना सा था। क्या? इसने आईब्रोज उचकाकर पूछा। मुझे लगता है कि फरहान भाई किसी लड़की को पसंद करते हैं। हैं? तुम्हें कैसे पता चला? क्या उन्होंने तुमसे कोई जिक्र किया है? रोशाने को भी दिलचस्पी पैदा हुई तो एक साथ कई सवाल कर गई। नहीं, जिक्र तो नहीं किया, लेकिन जिस तरह वो वर्जीन वाली बात पर भड़के थे, इससे साफ जाहिर है। और फिर वो रुकी। क्या किस्तों में ब्रेक लगा लगा कर बता रही हो? जो भी बात है एकदम बता क्यों नहीं देती? रोशाने ने सख्त बदमजा होती झंझला कर बोली, मैंने एक दो दफा इन्हें रूहान भाई से भी चुपके चुपके बात करते हुए देखा है। मेरा ख्याल है उन्होंने भाई को अपने राज में शरीक कर लिया है। समन ने कयास आराई की। हो सकता है, रोशाने ने कहा। मुझे यकीन है अगर फरहान भाई ने रूहान भाई को अपने साथ मिला लिया तो फिर तो समझो इनकी नैया पार हुई और हुई। समन का एतमाद काबिल दीद था। अच्छा, इतने यकीन की कोई खास वजह? रोशाने ने दिलचस्पी से देखते हुए इस्तिफसार किया। भाई इन कामों में चैंपियन है। तुमने देखा नहीं अपना मामला उन्होंने कैसे फटाफट सेट कर लिया था कि 2-3 दिन के अंदर ही निकाह करवा लिया। फरहान भाई की नैया भी यूं पार करवा देंगे। समन ने शरारत से हंसते हुए चुटकी बजाकर कहा तो वो बुरी तरह चेप गई। इसकी निगाहों में गहरी सोच की परछाइयां थी। समन ने अनजाने में इसे किसी और की नैया पार करवाने के लिए एक राह दिखा दी थी। शब रोज इसी तरह तेजी से गुजरते जा रहे थे। रोशानी के इम्तिहानात शुरू हुए काफी दिन हो चुके थे। वो सब कुछ भुलाए जी जान से पढ़ाई में मसरूफ थी। शादी भी करीब थी। बमुश्किल 20 दिन ही बाकी थे। घर में जोरों शोर से शादी की तैयारियां जारी थी। कार्ड छपकर आ चुके थे। बारात वलीमे के खाने के लिए केटरर्स को ऑर्डर दिया जा चुका था। धड़ाधड़ बाजारों के चक्कर लग रहे थे। जरीन साहिबा और मुनीरा साहिबा परीशे और समन वगैरह के साथ रोजाना ही कहीं न कहीं खरीदारी के लिए गई होती थी। रोशानी ने एक दफा भी बाजार का चक्कर नहीं लगाया था। इम्तिहानात की मसरूफियत की वजह से इसके पास टाइम ही नहीं था। इसने अपनी शादी की शॉपिंग की सारी जिम्मेदारी इन लोगों पर छोड़ी हुई थी। अभी कुछ देर पहले ही जरीन साहिबा समन और परीशे के साथ मार्केट गई थी। रोशानी ने किताब से सर उठाकर दीवार गिर घड़ी की जानिब देखा। असर की अजान हुए चंद मिनट हो चुके थे। वो किताबें बंद करके नमाज पढ़ने के लिए उठ गई। नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी जब मुलाजमा मुनीरा साहिबा का पैगाम लिए हाजिर थी। वो इसे बुला रही थी। बाबा अभी ऑफिस से नहीं आए थे। वो घर का दरवाजा बंद करके मुलाजमा के साथ ही चल पड़ी। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, आपने बुलाया? मुलाजमा के बताने पर कि मुनीरा साहिबा इस वक्त रोहान के कमरे में, वो झिझकती हुई वहीं चली आई और दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए बोली। साथ ही एक नजर दौड़ाकर कमरे का जायजा लिया। इस दिन की निस्बत इस वक्त कमरा खासा बेतरतीब हो रहा था। साइड टेबल पर एक दो फाइल्स के अलावा कुछ कागजात रखे हुए थे। इसके अलावा जहाजी साइज बेड पर बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे। बेड के करीब ही दरमियानी साइज का एक सूटकेस रखा था। वालेकुम सलाम बेटा। उन्होंने मोहब्बत से इसे देखा जो नमाज के स्टाइल में दुपट्टा सर से लपेटे बहुत पाकीज़ा लग रही थी। बेटा माफ करना, तुम्हें इम्तिहानों के दौरान तंग कर रही हूँ। तुम जरा रूहान की पैकिंग कर दो, मुझे तुम्हारे ताया के साथ जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। मैं मुलाजमा से कह देती, लेकिन इसकी जरूरी कागजात भी रखने हैं। मुलाजमा कोई गड़बड़ न कर दे। इनके इतने लजाजत से कहने पर रोशाने शर्मिंदा हो गई। कोई बात नहीं ताई अम्मी, मैं कर देती हूँ, वो नरमी से बोली। जीती रहो बेटा। बच्चा सुबह कपड़े निकाल कर गया था, लेकिन मुझे पैकिंग करना याद ही नहीं रहा। अब ये काम करने आई थी तो तुम्हारे ताया ने बुला लिया। इनके दोस्त है ना हाशमी साहब, वो और इनकी बेगम पिछले दिनों उमरा करके आए हैं। बस इन्हीं के यहाँ जाना है मुबारकबाद देने। उन्होंने रोहान की शर्ट चेक करते हुए सारी तफसील इसके गोश्तगुजार की। आप आराम से जाएं ताई अम्मी, ये मैं देख लूंगी। इसके इत्मीनान दिलाने पर वो कमरे से बाहर चली गई। रोशानी ने इनके जाने के बाद सर से लिपटा दुपट्टा उतार कर शानों पर फैलाया। बालों का जूड़ा ढीला हो गया था। केचा निकाल कर दोबारा कस कर बाल लपेटे और काम में जुट गई। रोहन आज रात की फ्लाइट से अमेरिका जा रहा था। घर में दादा दादी के अलावा ताया ताई ने भी इसके यूएन शादी के करीब जाने पर खास एतराज उठाया था, लेकिन एक नया डील साइन करने के लिए इसके पार्टनर अहमद के साथ साथ इसकी मौजूदगी भी वहां जरूरी थी।
तो इसने घर में सबको मना लिया और यकीन दिलाया कि काम खत्म करके जल्द अज जल्द वापस आने की कोशिश करेगा। वो ताई अम्मी की हिदायत के मुताबिक सारे कपड़े और जरूरी कागजात सूटकेस में रखकर टाइयां और बेल्ट वार्डरोब से लेने ड्रेसिंग रूम में चली आई। वार्डरूम खोली तो चकरा कर रह गई। कपड़े निकालने के चक्कर में इसने खूब ही उद्यम मचाया था। वो सारे बेतरतीब कपड़ों को बाहर निकाल कर नफासत से तय करके दोबारा रखने लगी। वो बहुत दिल जमाई और अपनायत से इसका काम कर रही थी। अभी रोहान के घर आने का कोई इम्कान नहीं था। अमूमन वो रात देर से ही घर आता था, इसलिए वो काफी इत्मीनान और बेफिक्री से अपने काम में मगन थी। वार्डरोब की हालत दुरुस्त करने के बाद वो वापस बेडरूम में चली आई। तभी नजर सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखे परफ्यूम्स पर पड़ी तो ख्याल आया इसके परफ्यूम, वॉचेस, हेयर बैग्स वगैरह तो पैक किए ही नहीं। इसने सामने रखी परफ्यूम की बोतल उठाकर बिला इख्तियार हवा में एक स्प्रे किया। फौरन ही कमरे में वही मखसूस खुशबू चार सू बिखर गई जो हमेशा रूहान के करीब आने पर इसके सांसों में घुलती थी। इसकी खुशबू के साथ ही रोशानी की निगाहों के सामने इसका ऊंचा, लंबा, मजबूत, खूबसूरत सरापा आ समाया। साथ ही इसका किया गया इकरार मोहब्बत भी याद आ गया। लबों पर आप ही आप एक दिलनशी मुस्कुराहट ठहर गई। इसने एक हाथ में परफ्यूम की बोतल संभाल कर दूसरे हाथ से दराज खोली और सामने रखी 5-6 इंतहाई बेशकीमत घड़ियों में से 2 घड़ियां उठा ली। अभी वो दराज बंद ही कर रही थी जब कमरे के बाहर से इसकी समातों से रूहान की गंभीर आवाज टकराई। आप मुझे सारे अहम पॉइंट्स ईमेल कर दे, मैं देख लूंगा। वो एकदम बौखला कर सीधी हुई। इसी हड़बड़ाहट में हाथ में पकड़ी 2 घड़ियों में से एक घड़ी जमीन पर जा गिरी। रोशानी ने दहल कर जल्दी से टाइल्स पर गिरी घड़ी उठाई और ये देखकर इसकी रूह फना हो गई कि घड़ी के चौड़े डायल का शीशा कई टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। बेशक वो घड़ी लाखों रुपए मालियत की थी। वो जानती थी रूहान अपनी चीजों के मामले में कितना पॉजिटिव था। बचपन में फरहान को अपनी चीजें खराब करने पर एक लम्हे में धुनक कर रख देता था। अब इसकी जरा सी लापरवाही से इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया था। न जाने वो इसके साथ कैसा सलूक करता। खजालत और शर्मिंदगी के एहसास से इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो गर्दन झुकाए बेआवाज आंसू बहाने में मसरूफ थी। वो फोन पर बात करता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचा जब नजर सामने खड़ी रॉयल ब्लू और येलो इम्तिजाज के सादा से कॉटन के सूट में मलबूस रोशानी पर पड़ी। इससे गैर मुतवक्का तौर पर अपने कमरे में मौजूद देखकर इसके कदम दरवाजे पर ही जंजीर हुए, जबकि आंखों में सैकड़ों जुगनों की चमक दर आई। आज इस दुश्मनी जहां को देखने की ख्वाहिश शिद्दत से महसूस हो रही थी। दर हकीकत वो सारी मसरूफियात तक करता जल्दी घर इसीलिए आया था कि ये चंद घंटे इसके साथ बिता सके, लेकिन इसकी आरजू यूं पूरी हो जाएगी इसे अंदाजा न था। उसे मबहूत होता हुआ देखने में मगन था जो ड्रेसिंग टेबल के सामने गर्दन झुकाए खड़ी थी। जब दूसरी तरफ मौजूद शख्सियत के हेलो हेलो करने से होश में आया। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, इसने फौरन कहा और कॉल काट कर मजबूत कदम उठाता इसके पास चलाया। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, इसके बेहद पास आकर ख्वाबनाक लहजे में बोला। वो हनूज गर्दन झुकाए खड़ी थी। इस वक्त दिल ने शिद्दत से तुम्हें देखने की ख्वाहिश की थी, लेकिन अंदाजा नहीं था तुम मेरा इस्तकबाल करने के लिए कमरे में ही मौजूद होगी। अपने दिल की मकीन को सामने देखकर रूहान के लहजे में आप ही आप शोखी उतर आई। इसने बड़ी तुरंग में 2 उंगलियां इसकी थोड़ी के नीचे रखा, इसका चेहरा ऊंचा करते हुए कहा और अगले ही पल इसका आंसुओं से तरबतर चेहरा देखकर धक से रह गया। चेहरे पर भीतरी मुस्कुराहट फौरन सिमटी थी। रोशाने, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इसने अजहद तफक्कुर से पूछा। रोशाने के रोने में शिद्दत आई थी। कुछ और गर्म गर्म आंसू गनेरी पलकों के बाल फलांग कर नरम गुलाबी रुखसारों पर बहे थे। क्या हुआ है रोश, प्लीज बताओ, मुझे परेशानी हो रही है। इसे इतनी शिद्दत से आंसू बहाते देख कर रूहान की जान पर बन आई। अपनी मजबूत पुरहद्दत उंगलियों से इसके गुलाबी गाल नरमी से साफ करता फिक्रमंदी से बोला। जवाबन इसने हाथ में थामी टूटी हुई घड़ी इसके सामने कर दी। क्या? रूहान को समझ भी नहीं आई। ये गिरकर टूट गई। वो रोते रोते हिचकियों के दरमियान बोली। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डायल पर नजर पड़ते ही रूहान को एकदम सारी बात समझ आ गई। इसने बिला इख्तियार सुकून की सांस खारिज की। वो अभी भी हिचकियों से रो रही थी। पागल हो गई हो, टूटने वाली चीज थी, टूट गई, इसमें इतना रोने की क्या बात है? वो इसका हाथ पकड़कर बेड की तरफ लाया। इसे आराम से बेड पर बिठाकर टेबल पर रखे जग से पानी का गिलास भरकर इसके लबों से लगाते हुए बोला। लेकिन आपका इतना नुकसान, रोशा ने हैरत से इसे देखते हुए कहा जिसके चेहरे पर गुस्से का शायबा तक न था। वो लब चबाते हुए आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी जो गालों पर फिसले चले आ रहे थे। सुर्ख आंखें, सुर्ख नाक, आंसुओं की नमी से भीगा चेहरा रूहान की बेखुदी बढ़ा रहा था।
नुकसान तो मेरा वाकई बहुत हुआ है। इसने बेड पर इसके साथ बैठते हुए बोझल संजीदा लहजे में मायने खेजी से कहा। इसके लहजे की संजीदगी पर रोशाने ने नजर उठाकर इसे देखा, जबकि इसके अपने पास बैठने पर बेसाख्ता खुद में सिमटी थी। झील जैसी गहरी खूबसूरत सी आंखों में तैरते गुलाबी डोरे, चमकती हुई हल्की सी नमी, लंबी खमदार आंसुओं से जुड़ी हुई भीगी मुस्कान। रूहान के दिल ने सीने में बड़े जोर से हिचकोला खाया था। इसकी आंखों में ऐसा नशा उतरने लगा जैसे अभी न जाने कितने ही जाम पी कर आया हो। जबकि इसकी कैफियत से बेखबर वो कह रही थी, आप मुझे बता दें कितना नुकसान हुआ है, मैं बाबा से पैसे लेकर आपको दे दूंगी। वो इसकी बात का मतलब समझे बगैर जल्दी से बोली। इसने हाथ की पुष्ट से आंसू साफ कर लिए थे, मगर सू सू अभी भी जारी थी। चचा जान से पैसे क्यों लोगी? इसकी जानलेवा कटाव वाले गुलाबी चमकदार लबों पर नजरें जमाए बोला। आवाज कुछ और बोझल होकर सरगोशी में ढल गई थी। क्या मतलब? रोशानी ने नासमझी से पूछा। मैं अभी कमाती थोड़ी हूँ, मुझे बाबा से ही। तो मैं तो कमाता हूँ। वो इसकी बात कता कर गया। इसकी गोद में रखा नर्म और नाजुक सा गुलाबी हाथ अपने मजबूत हाथ में थामा और डार्क ग्रे कोट की जेब से अपना स्याह रंग का कीमती ब्रांडेड वॉलेट निकाल कर इसके हाथ पर रख दिया। रोशानी ने जो हैरत से इसी की तरफ देख रही थी, सेकंड के 1000वें हिस्से में पलकों की झालर गिरा कर नजरें झुका गई। अब तुम चचा जान की नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। मेरी कमाई पर तुम्हारा पूरा हक है, जैसे चाहे खर्च करो। आंख से वॉलेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसके लहजे में जज्बों की आंच महसूस करके रोशानी की पलकें उठने से इनकारी हो गई। मैं सुबह से रात तक मेहनत करके इसलिए नहीं कमा रहा कि तुम इतने मामूली मामूली नुकसान पर आंसू का ये अनमोल खजाना लौटाने बैठ जाओ। वो गंभीर खुमार आलूद लहजे में बोला और इसके चेहरे पर झुकता बारी बारी इसकी दोनों भीगी आंखों पर अपना पुरतपिश लब रख दिए। इसकी बेबाक हरकत पर रोशानी लरस कर रह गई। इसकी धड़कनों ने एकदम रफ्तार पकड़ी थी, जबान तालू से चिपक गई। सुहान के वजूद से उठती इसकी मखसूस कलोन की खुशबू इसकी सांसों में घुलकर इसके हवास मुख्तल करने लगी। आईना भी तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं, वो वार्निंग देते लहजे में बोला और इसके गिर्द अपना दायां बाजू हमायल करके इसे बाजू के हल्के में लेते हुए इसके बालों के दरमियान चमकती मांग पर अपने लब रख दिया। रोशानी ने दम साधे बैठी थी। सारे लफ्ज कहीं खो गए थे, जैसे न जाने कैसा तहफ्फुज़, कैसा सकून था इसकी पनाहों में कि वो चाहने के बावजूद भी इससे दूर न हट सकी, बल्कि आंखें मूंद कर इन लम्हों की खूबसूरती को महसूस करने लगी। दोनों के दरमियान खामोशी बोलने लगी। न जाने कितनी देर गुजर गई। जब फिजा में मुअज्जिन की पुरसोज आवाज मगरिब की अजान गूंजी, रोशानी ने होश में आती खसमसा कर इससे दूर हुई। दोनों खामोशी से दिल ही दिल में अजान का जवाब देते रहे। नमाज पढ़कर तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं, डिनर साथ करेंगे और ब्राइडल ड्रेस भी खरीद लेंगे। अजान के बाद की दुआ पढ़कर रूहान ने इससे कहा। बाहर? वो एकदम घबरा गई। हाँ, क्या हुआ, कोई मसला है? इसके चेहरे पर झूलती सियाह सिल्की बालों की लट को अपनी उंगली पर लपेटते हुए इसने पूछा। मेरा पेपर है कल, वो धीरे से बोली। ओह, इसके मुंह से एकदम निकला। आंखों की ज्योत एकदम बुझी थी। 8-10 दिनों के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। जाने से पहले कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। फौरन इसका गाल नरमी से थपथपा कर लहजे में बशाशत पैदा करते हुए बोला। रोशाने इसके एकदम मान जाने पर बिला इख्तियार इसे देखती चली गई। लंबा कद, मजबूत जसामत, चौड़े शाने, गंदमी रंगत, खड़ी मगरूर नाक, स्याह बाल और घोर सी आंखों के साथ ग्रे पेंट कोट और ऑफ व्हाइट शर्ट पर ग्रे और स्याह धारियों वाली टाई लगाए फॉर्मल सी ड्रेसिंग में वो इसे बेहद अच्छा लगने के साथ साथ बहुत अपना अपना भी लगा। मेरी मेरी बहुत अच्छी तैयारी है पेपर की। बिला इख्तियार ही इसके मुंह से फिसला। रोहान ने बगौर इसे देखा। आप पापा और दादा दादी से पूछ ले, अगर वो इजाजत दे दें तो। इसके इस तरह देखने पर फिसल होती अपने हाथों की उंगलियों मरोड़ते हुए बेहद झिझक कर बोली और दानस्ता जुमला अधूरा छोड़ गई। रोहान की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये एहसास ही बहुत दिलावेज था। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करें।